वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ तांडे सर और आज हम पढ़ेंगे रिएक्टेंस के बारे में। रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात क्या होता है। ये जो शब्द है प्रतिघात, जिसे प्रतिघात शब्द, इस शब्द से ये समझ सकते हैं आप कि किसी न किसी तरीके से किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा या विरोध करने का काम करने में ऐसा कोई मटेरियल या कोई ऐसा रेजिस्टेंस या कोई ऐसा इक्विपमेंट किसी सर्किट में आप जोड़ दें और उस सर्किट में करंट के मान में परिवर्तन हो, उसके कारण वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो, पावर के मान में परिवर्तन हो, तो ऐसा कोई कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप यूज़ करें और यूज़ करने पर उस सर्किट में करंट के फ्लो का अपोज करें, तो वो एक प्रकार का प्रतिघात कहलाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसे समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिएक्टेंस। ये रिएक्टेंस जिसे प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात होता क्या है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, यदि ये कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मैं बना रहा हूं, यहां पर एक इंडक्टिव कॉइल है, एक रेजिस्टिव कॉइल है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। मतलब हमने तीन कंपोनेंट को इस सर्किट में अटैच कर दिया और यहां पर हमने एसी सप्लाई दिया इसे, ठीक। तो जब एसी सप्लाई देंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी और जब करंट फ्लो होगी तो ये है इंडक्टिव कॉइल, तो इस इंडक्टिव कॉइल में इंडक्टिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा। वैसे ही जब आगे बढ़ेंगे इसमें करंट फ्लो होगी तो इस रेजिस्टेंस में ये भी अपोज करेगा करंट का, और फिर ये जो कैपेसिटर दिख रहा है इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पर यदि आप देखें तो लिटरली कहें तो रेजिस्टेंस का काम ही होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का। लेकिन जब आप एसी सप्लाई को फीड करते हैं, एसी सप्लाई को जोड़ देते हैं और उस सर्किट में यदि एक इंडक्टिव कॉइल जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो उस सर्किट में भी एक रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है और इस इंडक्टिव कॉइल में जो रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न होगी, मतलब बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा, तो वो होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर में होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर ये RLC तीन ऐसे कंपोनेंट होते हैं। यदि ये तीन कंपोनेंट में कोई भी दो कंपोनेंट, मतलब कि एक तो इंडक्टिव कॉइल और दूसरा कैपेसिटर, किसी सर्किट में जुड़ जाए तो भी ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं और उस सर्किट में करंट के फ्लो का अपोज करते हैं। तो ये एक पूरा एक सर्किट बन जाएगा और इसमें आई करंट फ्लो होगी एसी सप्लाई देने पर। ये ऐसा होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये इंडक्टिव कॉइल और ये जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का मेन इस एसी सर्किट में काम क्या है। चलिए सबसे पहले यदि रिएक्टेंस की बात करें तो ये इसके टाइप्स देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस कॉइल। सबसे पहले देखेंगे तो ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे आप प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और ये जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे XL से शो किया जाता है। तो ये वही XL है। हमने एक इंडक्टिव कॉइल लगाया है, इस इंडक्टिव कॉइल में जब भी करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने के कारण इस इंडक्टिव कॉइल में इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इस इंडक्टिव कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं। और यही मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न होगी, ठीक है। अब दूसरा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस कैपेसिटर में जब आप एसी सप्लाई देते हैं तो इस कैपेसिटर में भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है। मतलब इस कैपेसिटर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने के बाद इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, आपको पता है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें चार्ज स्टोर होता है और यही जो चार्ज है, यही चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एसी सप्लाई देने पर। ये जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब देखते हैं ये सेकंड में क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये दो रिएक्टेंस प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गई इसमें। चलिए सबसे पहले देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है। तो ऐसी कोई कॉइल है
इस कॉइल में जब आप एसी करंट फ्लो करेंगे, यहाँ पर क्या फ्लो कर रहे हैं बेटा, हम एसी फ्लो कर रहे हैं। जब एसी सप्लाई देते हैं तो इस कॉइल में इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यदि आपने इलेक्ट्रिक बेल देखा है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक बेल में एक सोलेनाइड के ऊपर हम ऐसी कॉइल को लपेट देते हैं, कॉपर के तार को लपेट देते हैं, और जब कॉपर की कॉइल को हम तार को लपेट देते हैं तो उस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो जिस दिशा में करंट फ्लो होगी उस साइड N बनेगा और जिस साइड आउट होगी उस साइड S बनेगा। तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब जब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जिससे उत्पन्न हुआ है, इस करंट के फ्लो के कारण उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप एसी सप्लाई देते हैं किसी भी कॉइल में, मानकर चलिए ये एक कॉइल है और बेटा इस कॉइल में जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने पर इसके चारों ओर यहाँ पर N और यहाँ पर S एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसमें इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, MMF कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। लेकिन इसमें एक और क्रिया होती है, उसके कारण सेल्फ इंडक्शन की क्रिया होती है, उसके कारण इसमें EMF भी उत्पन्न होता है। ये एसी का नेचर है। तो यही EMF जो उत्पन्न हुआ है उसके कारण, EMF देखो क्या है, EMF जिससे उत्पन्न हुआ है ये है लेंज के नियम के कारण। जब लेंज का नियम लग जाता है तो लेंज का नियम ये कहता है कि जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। तो ये जो EMF का विरोध करने के लिए लेंज का नियम काम करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी के कारण यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है। कैसे? किसी भी कॉइल का क्या गुण होता है, किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि उस कॉइल में जब करंट फ्लो करते हैं हम, तो करंट फ्लो करने के कारण, ठीक है, उस कॉइल में यदि करंट फ्लो होगी तो उस करंट के फ्लो का अपोज करता है, ये विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि लेंज का नियम काम करता है। यहाँ पर किसका नियम काम करेगा बेटा? लेंज का। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज के नियम के कारण किसी भी कॉइल में जब एसी करंट फ्लो किया जाता है तो उस करंट के फ्लो का ये अपोज करता है, विरोध करता है। तो ये गुण जो है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का गुण होता है इंडक्टिव कॉइल के अंदर। इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है ये किसी भी कॉइल के अंदर का गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है। इसको दर्शाते हैं XL से, इसे दर्शाया जाता है बेटा XL से। और इसकी जो यूनिट होगी, क्योंकि ये विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो ओम ही होगी। हम ओम में ही इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यदि इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या होता है? XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है। तो ये ओमेगा L क्या है? XL इज इक्वल टू ओमेगा L। XL क्या है बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस को हमेशा बेटा X से शो किया जाता है। रिएक्टेंस को हमेशा किससे शो करते हैं? रिएक्टेंस को X से शो किया जाता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस जहाँ जहाँ आएगा उसको सिंबल, उसका सिंबल क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। और इंडक्टिव लगा होने के कारण उसमें यदि इंडक्टर कॉइल जो होता है उसको हम L से शो करते हैं, इसीलिए उसके बेस में ये आकर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा XL हो जाएगा, ठीक है। L उसके बेस में है और X उसका बड़ा साइज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो XL का जो फार्मूला है ये फार्मूला है ओमेगा L। तो ये ओमेगा है, W नहीं है बेटा, ये ओमेगा L है। और ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई f। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई f। तो जब हम ओमेगा का फार्मूला हमें पता है ये 2 पाई f होता है, तो यदि ये इस ओमेगा की जगह जब 2 पाई f को रखा जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा XL इज इक्वल टू 2 पाई f L। तो इसमें F क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है ना। और इंडक्टर जो है इसमें L जो वो क्या है बेटा? ये इंडक्टिव कॉइल है। तो ये इंडक्टिव कॉइल
इसमें इसकी इकाई होती है हेनरी। इंडक्टिव कॉइल की इकाई क्या होती है बेटा? हेनरी। तो इंडक्शन की या इंडक्टिव की या इंडक्टर की होती है हेनरी, इसकी यूनिट है हेनरी, क्योंकि इसको सबसे पहले प्रोफेसर हेनरी ने ही इसका एक्सपेरिमेंट किया था। प्रोफेसर हेनरी ने क्या किया, एक कॉइल लिया, उस कॉइल में इंसुलेशन चढ़ा था, मतलब कि आपने कॉपर का तार देखा है वाइंडिंग करने वाला, उस वाइंडिंग के तार के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। जब इस कॉइल को किसी एक फ्रेम के ऊपर आप लपेटेंगे और उसमें सप्लाई देंगे आप, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले प्रोफेसर हेनरी ने इसका एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। तो उन्हीं के नाम पर, उनके सरनेम के नाम पर ये जो इंडक्टर है उसकी यूनिट हेनरी रखी गई है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आपको? अब यदि हम बात करें कि एसी सप्लाई देने पर क्या होगा और डीसी सप्लाई देने पर क्या होगा, इसी कॉइल को यदि हम डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या डीसी सप्लाई में इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा या नहीं होगा? ध्यान दो इधर। चलिए डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी में क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी होती नहीं, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान जब जीरो रखेंगे, इस फार्मूले में मान फ्रीक्वेंसी का रखेंगे जीरो, और जीरो के इनटू में जितने भी टर्म्स होंगे वो पूरे जीरो हो जाएंगे। इसीलिए XL का मान क्या हो जाएगा बेटा? टोटल जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो इसमें ये करंट के फ्लो का अपोज करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा बेटा? करंट को पास कर देगा। करंट को क्या कर देगा? पास कर देगा, आगे बढ़ा देगा, लेकिन उसका अपोज नहीं करेगा। लेकिन जब आप एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने पर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मान एसी सप्लाई में, इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यूएसए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज है। तो यदि फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर 50 रखते हैं तो ये XL का मान ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? और यहाँ पर XL का मान कितना हो रहा था? 0 हो रहा था, और यहाँ पर XL का मान 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो 1 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये करंट के फ्लो होने का क्या करेगा? ये अपोज करेगा। करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा। तो ये सिर्फ संभव है इंडक्टिव रिएक्टेंस ओनली फॉर एसी सप्लाई पर। ओनली फॉर किस पर बेटा? एसी सप्लाई पर ही संभव है, डीसी सप्लाई पर संभव नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब यहाँ पर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस से पहले कैपेसिटर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है? कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर जब भी कहीं सर्किट में जुड़ा होगा और उस कैपेसिटर में यदि हम एसी सप्लाई दे रहे हैं तो याद रखिएगा कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट्स होती है। आपको मालूम है कैपेसिटर में इस टाइप के 2 प्लेट्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बीच में हम क्या भरते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भरा जाता है बीच में, और उसी में कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। काम भी इसका यहाँ पर वही है, एनर्जी को स्टोर करने का। लेकिन जब इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने पर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न करता है, मतलब उसका एक गुण है। जैसे मैं आपको बोलूं, आपको यदि मैं बार बार किसी बात को बोलूं तो आपको क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा ना। तो गुस्सा आ जाएगा मतलब आप मेरी बातों का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। वैसे ही ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को जब आप एसी सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी, इसकी गुण, इसका गुण क्या है बेटा? ये करंट के फ्लो का अपोज करता है, विरोध करता है उसका, कि क्यों करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू करंट फ्लो हो गया उसमें। तो ये एनर्जी को स्टोर करके तो रखता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी उसकी है कि करंट के फ्लो का अपोज भी करता है, विरोध भी करता है। तो उसी को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे बेटा हम? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये करंट के फ्लो का विरोध करता है, अपोज करता है। देख लीजिए यहाँ पर हमने सप्लाई दिया, ये एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई देने पर इस
कैपेसिटर में कौन सी प्रॉपर्टी उत्पन्न हो रही है, Xc की प्रॉपर्टी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो रही है, और ये सिर्फ संभव है AC सप्लाई पर ही। इसे हम कैसे दर्शाएंगे बेटा, ठीक है, इसे Xc से दर्शाते हैं और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। जैसे यहाँ पर भी इसकी यूनिट क्या थी बेटा, ओम थी, वैसे यहाँ पर भी इसकी यूनिट क्या है, ओम है। अब इसका फार्मूला देखें, क्योंकि इसी फार्मूले पर जब यदि आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको मानकर चलो मैंने दे दिया एक्सएल का मान 20 ओम, रेजिस्टेंस का मान दे दिया 10 ओम, अब आपको बोला गया कि Xc का मान ज्ञात करो, तो आपको निकालते आना चाहिए। तो निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला पता होना, आपको तभी मान तो निकालेंगे ना आप। तो ये फार्मूला आपको पता है तो इसका वैल्यू रख के मान निकाल लेंगे, और ये फार्मूला पता नहीं तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये फार्मूला है XL इज इक्वल टू 1/ωc होता है, ये इसका अपोजिट है, ठीक है, इंडक्टर का अपोजिट है, यहाँ पर अपान में आ गया। तो Xc को जब यहाँ पर हम ओमेगा का मान रखते हैं तो ओमेगा का मान क्या है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो ये जो 2πf है इसको यहाँ रखेंगे तो Xc इज इक्वल टू 1/2πfc हो जाएगा इसका मान। अब यदि हम इसको DC सप्लाई दें और AC सप्लाई दें तब ये फार्मूला तो यहाँ पर निकल के आ गया, ये इसका फार्मूला है। DC सप्लाई देते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, DC फ्रीक्वेंसी लेस है, DC में पावर फैक्टर नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो पावर फैक्टर कभी नहीं हो सकता। AC में फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए पावर फैक्टर भी होता है, तो फ्रीक्वेंसी पर जुड़ा हुआ है। मतलब ये यदि मैं कहूँ कि यदि जिसमें फ्रीक्वेंसी है तो उसमें पावर फैक्टर भी होगा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी है पावर फैक्टर होगा, तो कैपेसिटी यदि कैपेसिटर जुड़ा है या इंडक्टर जुड़ा है तो उसमें भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि AC सप्लाई देने में फ्रीक्वेंसी यहाँ काम करता है। मतलब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैं बोलूँ किस पर काम करता है या किस पर निर्भर करता है, तो क्या बोलेंगे आप, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है, और वहाँ पर AC सप्लाई, DC सप्लाई, AC और DC दोनों इनमें से कोई नहीं, तब किस पर लगाएंगे, AC लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे बेटा, AC लगाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम के लिए इसमें बनते हैं, ठीक है। अब हम यदि DC सप्लाई देते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मान 0 हो जाता है। जब फ्रीक्वेंसी का मान 0 हो जाएगा तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या हो जाता है बेटा, इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया मतलब DC सप्लाई में ये काम करने वाला नहीं है। तो ये जब भी आप DC सप्लाई देते हैं तो उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस उत्पन्न नहीं होगा। इस वजह से DC सप्लाई देने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस उत्पन्न नहीं होगा, उस समय फ्रीक्वेंसी का मान 0 होगा, इसलिए ये DC सप्लाई को पास कर देगा, आगे बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही AC सप्लाई देते हैं तो AC सप्लाई देने पर कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है। अब एनर्जी को स्टोर तो करेगा ही, उसका गुण ही है, साथ में उसमें उस कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी उत्पन्न करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी उत्पन्न करेगा। जब फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज रखते हैं तो Xc का मान ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा। मतलब सर्किट में जब करंट फ्लो होगी तो उसका कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी में, कुछ परसेंट में उसका अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा। भले ही 100% नहीं करेगा, लेकिन 20%, 30%, 40% अपोज जरूर करेगा, विरोध जरूर करेगा। और वही विरोध हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस के रूप में कैलकुलेशन कर कर निकालेंगे।
तो ये हो गया आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिर्फ एसी सप्लाई में ही बाधा उत्पन्न करते हैं, करंट के फ्लो होने का अपोज करते हैं। बाकी अदर डीसी सप्लाई देने पर ये करंट के फ्लो होने का अपोज नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।